नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम संस्कृत शिक्षा विभाग का जो सेकंड ग्रेड का 2018 में पेपर हुआ था, जिसका कि एग्ज़ाम 19 फरवरी 19 को हुआ, उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न पत्र हम हल करने की श्रृंखला में 2018 और 2016 का जो सेकंड ग्रेड का पेपर है वो हल कर चुके हैं। तो अभी ये तीसरा पेपर है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत भाषा के प्रश्न पत्रों को देखना चाहते हैं तो आप पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर है उनको देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसका भी सेम पैटर्न रहता है। 150 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो कुल 300 अंकों का प्रश्न पत्र होता है और 2.5 घंटे की अवधि होती है। तो उसका भी सेम पैटर्न है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग का है। और अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी लगभग सेम ही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है विशेषणम विशेष्येण बहुलम इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो पहला प्रश्न ही समास से संबंधित पूछा गया है। विशेषणम विशेष्येण बहुलम से कर्मधारी समास होता है और कौन सा इस सूत्र का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, नीलोत्पलम। दूसरा प्रश्न है ईश कृष्णौ इत्यत्र ईश इति शब्दस्य पूर्व प्रयोगार्थ सूत्रम निर्धारितम। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पत्र, अभी तो खैर हमने 2 ही प्रश्न पढ़े हैं, लेकिन इनके जो प्रश्नों का स्तर है वो मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है। जो नॉर्मल जो स्कूल शिक्षा में आते हैं, हमने 2 पेपर सॉल्व कर लिए हैं पहले, तो वहाँ पर समाज से इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे गए, बहुत सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए संस्कृत का पेपर है, तो थोड़ा सा स्तर इसका उच्च है। तो ये पेपर आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप इस पेपर से ये देख पाएंगे कि आप कितना गहराई से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बताइए, ईश कृष्णौ में ईश जो शब्द है, इसका पूर्व प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? तो वो हुआ है अजाद्यदंतम, जिसके आदि में भी अच हो और अंत में भी अच हो, उसका पूर्व प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न है कंठे कालः यस्य स इत्यनेन विग्रहेण समस्त पदम स्यात्। क्या समस्त पद होगा यहाँ पर? तो बहुव्रीहि समास होकर यहाँ पर पद होगा कंठे कालः। चौथा है री हलोर्ण्यत इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण क्या है? तो हार्यम इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये जो वृत्य और इत्य है, इनमें क्या प्रत्यय है और शप्तम में है यत प्रत्यय। पांचवा प्रश्न है एति स्तु साश व्रीदृजुषः क्यप इत्यत्र रिक्त स्थाने कह प्रत्यय स्यात्। तो अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पंक्ति अच्छे से याद होगी। हमने जब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्ययों का अध्ययन किया था, तो वहां पर हमने सूत्रशः प्रत्ययों को पढ़ा है। क्या प्रत्यय के संबंध में इस सूत्र का अध्ययन हमने किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इन 6 धातुओं के संबंध में कौन सा प्रत्यय होता है? क्या प्रत्यय। छठा प्रश्न है धावकः इति कृदंत रूपे कह प्रत्यय स्यात्। तो अकह जहां पर अंत में हो, वहां पर मैंने आपको बताया भी था कौन सा प्रत्यय होता है, वहां पर होता है नवुल प्रत्यय। सातवां प्रश्न है वच धातु तुमुन प्रत्यय कृते कृदंत रूपम स्यात्। वच धातु का तुमुन प्रत्यय जब करेंगे तो क्या रूप बनेगा? तो वच धातु से बनेगा वक्तुम, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। आठवां प्रश्न है रामो वनम गतवान इत्यत्र रेखांकिते कह प्रत्यय स्यात्। गतवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो गतवान में है कत्वतु प्रत्यय, धातु के साथ होने वाला कत्वतु प्रत्यय है, जो कि भूतकाल के अर्थ में होता है। अगला प्रश्न है उपकृष्णम इति समस्त पदे उप अव्ययम किमर्थम प्रयुज्यते। तो देखिए, 3 प्रश्न पत्र हमने हल किए हैं और अव्ययी भाव समास के संबंध में हमको ये बात पता चली है कि जब अव्ययी भाव समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज्यादातर अव्यय किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अव्ययी भाव समास को पढ़ते हुए आप
ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा अव्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर उपकृष्णम में पूछ रहे हैं कि उप अव्यय जो है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ये प्रश्न 2018 जो स्कूल एजुकेशन का पेपर है उसमें भी रिपीट हुआ है। तो किस अर्थ में हुआ है, ये हुआ है समीप अर्थ में। 10वां प्रश्न है अधि प्लस ईंग धातु घय प्रत्यय कृते कृदंत रूपम शात। क्या बनेगा यहाँ पर रूप? अधि से जब इंग धातु से घय प्रत्यय होगा तो पद बनेगा अध्यायः। ऑप्शन नंबर 3। 11वां प्रश्न है पथिन शब्दस्य प्रथमा एक वचने रूपम। क्या बनेगा? पंथा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। 12वां प्रश्न है दाक्षायणः इति रूपे दाक्षी इति शब्दात् प्रत्ययस्य विधानम कृतम। कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा है दाक्षी पद से? तो यहाँ पर लगा है फक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1। 13वां प्रश्न है लघु प्लस ईयसुन इति प्रत्यांते स्त्रीलिंग रूपे अधोक्तम रूपम शात। लघु से ईयसुन करने पर स्त्री लिंग में कौन सा पद बनेगा? तो वो बनेगा लघीयसी। अगला प्रश्न है स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नौ इति स्त्री शब्दात नय प्रत्यय रूपम शात। स्त्री शब्द से जब नय प्रत्यय लगेगा तो क्या रूप बनेगा? तो वो बनेगा स्त्रैणः। वैनतेय इति तिङन्ते विनता इति शब्दात प्रत्यय शात। वैनतेय में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें लगा है ढक प्रत्यय, जिसके स्थान पर ई आदेश होकर वैनतेय पद बनता है। 16वां प्रश्न है अधोक्तेषु ल्युट प्रत्यांतम रूपम अस्ति। कौन सा इनमें से ल्युट प्रत्यांत शब्द है? तो ज्ञानम ज्ञातः ज्ञेयम ज्ञातुम। कौन सा ल्युट प्रत्यांत है? तो ल्युट प्रत्यांत में आपको अनम अंत में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानम। 17वां प्रश्न है वलच इति प्रत्यय कृते तद्दितांत रूपम शात। वलच प्रत्यय करने पर कौन सा तद्दित रूप यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा शिखा वलम। इस प्रकार से 18वां प्रश्न है अजाद्यतः खाली स्थान इति रिक्त स्थाने स्त्री प्रत्यय स्यात्। कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है आजादी वाले शब्दों में? तो यहाँ पर हो जाएगा टाप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 2। तो स्त्री प्रत्ययों के विषय में भी हमने डिटेल से सारे प्रत्यय पढ़े हैं। आप वो वीडियो जो है वो संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 19वां प्रश्न है पचंती इति रूपे स्त्री प्रत्यार्थम रूपम सूत्रम शात। पचंती में कौन से सूत्र से विधान होकर पचंती शब्द बना है? तो यहाँ पर हो जाएगा उगितश्च से। 20वां प्रश्न है गोपी इत्यत्र कः प्रत्यय। गोपी में कौन सा प्रत्यय है? तो गोपी में है नीश प्रत्यय। 21वां प्रश्न है अधोक्तेषु डाप प्रत्यांत रूपम शात। कौन सा यहाँ पर डाप प्रत्यांत रूप है? तो पामा सीमा अतिलोमा या सर्वाणी एतानी। तो सभी में डाप प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। 22वां प्रश्न है वयसी प्रथमे इति सूत्रेण सिद्धे कुमारी इति रूपे प्रत्यय स्यात्। वयसी प्रथमे सूत्र से कौन से प्रत्यय का विधान किया जाता है? तो उससे नी प्रत्यय का विधान किया जाता है, जिससे कि कुमारी पद बना है। 23वां प्रश्न है युवन शब्दात स्त्रीत्व विवक्षायाम प्रत्यय शात। युवन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ती प्रत्यय, और ती प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग का पद बनता है युवती। 24वां प्रश्न है हरि शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति। हरि शब्द का सप्तमी का एक वचन का क्या पद बनता है? तो सप्तमी एक वचन में बनता है हरऊ। 25वां प्रश्न है पति प्लंगे इति प्रत्यय शब्द रूपम शात। तो क्या पद बनेगा पति से ये प्रत्यय होकर? ये चतुर्थी में होता है, तो चतुर्थी में पति का पद बनेगा पत्ये। ऑप्शन नंबर 1। 26वां प्रश्न है राष्ट्रे जातादि खाली स्थान रिक्त स्थानम पूरयत। तो राष्ट्रीय जातादि इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय। इस प्रकार से 27वां प्रश्न है रागी राजनी इत्येतौ पद रूपौ स्तः। कौन सी विभक्ति वचन का रूप है ये? तो ये है सप्तमी एक वचन का रूप। ऑप्शन नंबर 4। 28वां प्रश्न है धेनु शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम शात। चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होता है धेनु में? तो ये होता है धेनवई। इस प्रकार से 29वां प्रश्न है सर्व इति सर्वनाम्नः स्त्रियां पंचमी षष्ठी एक वचन रूपम शात।
सर्व सर्वनाम का स्त्रीलिंग में पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा, जो कि दोनों में समान ही होता है, तो वो होगा सर्वस्यः। इस प्रकार से 30वां प्रश्न है गच्छेयुः इति पदे किम। गच्छेयु पद किस प्रकार से बना है, तो गच्छेयु में गम धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का ये रूप है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2। 31वां प्रश्न है पच धातोल रिटि प्रथम पुरुषे बहुवचन रूपम अस्ति। पच धातुल रिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पक्ष्यन्ति। इस प्रकार से देखिए पच धातु जो है इसके रूप थोड़े से अलग तरीके से चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पच धातु से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। हमने देखा है कि कितनी बार पच धातु के रूप रिपीट हुए हैं, तो आप पच धातु के रूपों को अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न है क्री धातु आत्मनेपद उत्तम पुरुष द्विवचन रूपम शात। तो क्या होगा क्री धातु आत्मनेपद में उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप, तो यहाँ पर हो जाएगा करवा वहाई। इस प्रकार से 33वां प्रश्न है जही इति रूपम अस्ति। जही जो रूप है वो किससे बना हुआ है, तो ये हो जाएगा हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। 34वां प्रश्न है सखी प्लस औ इति शब्द रूपम शात, अर्थात ये सखी का द्विवचन का पूछ रहे हैं प्रथमा या द्वितीय विभक्ति में, तो क्या पद बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर पद बनेगा सखायौ, सखी सखायौ सखायः। इस प्रकार से 35वां प्रश्न है शक धातु लटी मध्यम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शक धातु का शक्नुथ। इस प्रकार से शक्नुथ। 36वां प्रश्न है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न व्ययेति तदव्ययम। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 37वां प्रश्न है पीनो अयम देवदत्तो खालिस्थान न भुंक्ते इत्यत्र वाक्ये समुचित अव्ययम विद्यते। तो समुचित अव्यय ये तो आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप दर्शन पढ़ते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा अर्थापत्ति प्रमाण के संबंध में। तो क्या होगा यहाँ पर, कौन सा अव्यय आएगा, यहाँ पर आएगा दिवा, कि ये जो पतला सा देवदत्त है ये दिन में भोजन नहीं करता, तो दिवा के अर्थ में यहाँ दिन के अर्थ में यहाँ पर होगा दिवा। 38वां प्रश्न है प्रधानमंत्री महोदया खालिस्थान आगमिष्यन्ति। तो आगमिष्यन्ति भविष्यत काल का है यहाँ पर, तो इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा श्वः। 39वां प्रश्न है पंथ खालिस्थान पंथा खालिस्थान कंथा पर्वत लंघनम खालिस्थान विद्या खालिस्थान वित्तम पंच एतानि खालिस्थान उपर्युक्तानि रिक्त स्थानानि एकेन एव अव्ययपदेन पूरयत। तो ये प्रश्न बाद में भी रिपीट हुआ है किसी दूसरे एग्जाम में, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है शनई। तो सभी में शनई पद आएगा, शनई पंथा शनई कंथा। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 40वां प्रश्न है युग्म अव्यय पदाभ्याम रिक्त स्थानम पूरयन्तु खालिस्थान वित्तोपार्जन सक्तः खालिस्थान निज परिवारो रक्तः। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः। 41वां प्रश्न है खालिस्थान मायाविनम मित्रम इत्यत्रोचितेन अव्ययपदेन रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो कौन सा अव्यय पद आएगा यहाँ पर, खलु नीचई धिक या ही। तो यहाँ पर आ जाएगा धिक, ऑप्शन नंबर 3। 42वां प्रश्न है सेव धातो लुटी मध्यम पुरुषे बहुवचन रूपम शात। तो मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या बनेगा, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा सेविता द्वे। इस प्रकार से 43वां प्रश्न है गंभीरो अयम जलाशयम न अत्र स्नातव्यम इति रेखांकितम शुद्धम कुरुत। यहाँ पर रेखांकित जो पद है ये शुद्ध नहीं है, तो इसको शुद्ध करना है, तो क्या सही होगा यहाँ पर होगा जलाशयः। 44वां प्रश्न है अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहु खालिस्थान रिक्त स्थाने किम। तो यहाँ पर हो जाएगा भाषते। इस प्रकार से 45वां प्रश्न है एषो भगवान महेश्वर अत्र रेखांकितम पदम शुद्ध रूपेण लेखनीयम। तो यहाँ पर शुद्ध
क्या पद हो जाएगा इसके स्थान पर? यहाँ पर हो जाएगा एष, एष भगवान महेश्वरः। 46वां प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु शुद्धं वाक्यम अस्ति सर्वेषां चतुष्पदां ज्वलनात् भयं जायते। तो यही वाक्य यहाँ पर सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 47वां प्रश्न है अधोक्तेषु वाक्येषु शुद्धम वाक्यम अस्ति। शुद्ध वाक्य कौन सा है? कुंती सहिते पांडवाः अज्ञातवासं गता। कुंती सहिता पांडवा अज्ञातवासं गता। तो यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। 48वां प्रश्न है खालिस्तान चतुर्भी यकारई। तो क्या होता है? द्रुत भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारई। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर अलंकार का लक्षण देकर खालिस्तान की पूर्ति करवाई है। 49वां प्रश्न है अधोलिखितम वाक्यम शुद्ध रूपेण लिखत पिता रत्नाकरो यस्य लक्ष्मी यस्य सहोदरी। तो सहोदरी के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा सहोदरा, इस प्रकार से। 50वां प्रश्न है रसई रुद्रैष छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। तो अगर आपने छंदों से संबंधित लक्षण याद कर रखे हैं तो आपके प्रश्न ये सही होंगे। अच्छा, इस प्रश्न में मैंने गलती से अलंकार बोल दिया था, यहाँ पर छंद है। तो कौन सा यहाँ पर होता है? शिखरिणी में होता है यमन सबलागः शिखरिणी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 51वां प्रश्न है सरसिजम अनुविद्धम शैवेलैनपि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिमनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम न आकृतेनाम इति पद्ये छंदः वर्तते। कौन सा छंद है यहाँ पर? तो इसमें है मालिनी छंद। अब चाहे तो आप इसमें देख सकते हैं वर्णों के अनुसार कितने वर्ण हैं, क्या गण व्यवस्था है। और अगर आपने मालिनी के संबंध में इसी उदाहरण को याद कर रखा है तो ये देखकर भी आप पहचान सकते हैं। छंद में बहुत आसान है, वर्णों की संख्या देखिए और अगर कुछ इस प्रकार के वर्ण आ जाते हैं जो कि बहुत सारे छंदों में हो सकते हैं तो फिर गण व्यवस्था देखिए, तो इस तरह से आप उत्तर तक आराम से पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सी न माम उपस्थितम इति पद्यांशे छंदः अस्ति। कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें है वंशस्थ छंद। 53वां प्रश्न है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेक्षम इति पद्यार्धम कस्मिन् छंदसि निबद्धम। कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें है वसंत तिलका। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ ग। 54वां प्रश्न है चंदनम खलु गोविंद चरण द्वंद्व वंदनम इति अस्मिन् उदाहरणे को अलंकारः। कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें है अर्थानुप्रासः, इस प्रकार से। 55वां प्रश्न है पद्मानीव विनींद्राणी नेत्राण्यासन्न अर्मुके। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है संपूर्णोपमा अलंकार। 56वां प्रश्न है मंदाक्रांता छंदसी यति व्यवस्था कथम भवेत। मंदाक्रांता छंद में जो यति व्यवस्था है वो किस प्रकार से होती है? तो मंदाक्रांता में होती है 4, 6 और 10। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सदृशयोः वाक्यार्थयोः ऐक्यारोपश्चेत् को अलंकारः भवेत। सदृश वाक्यार्थ का एक में आरोप जब हो तो कौन सा अलंकार होता है? यहां पर हो जाएगा निदर्शना अलंकार, ऑप्शन नंबर 2। तो इसे आप ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक हमने कहीं ये प्रश्न देखा नहीं है, लेकिन फिर भी निदर्शना के संबंध में आप ये याद रखिए सदृश्यो वाक्यार्थयो ऐक्यारोपश्चेत्। सदृश्य वाक्य में जब ऐक्य का आरोप हो जाए तो वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। 58वां प्रश्न है अयमेन्द्री मुखम पश्य रक्तश्चुंबती चंद्रमा प्रस्तुतो उदाहरणे अस्मिन् को अलंकारः। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो यहाँ पर है समासोक्ति अलंकार। 59वां प्रश्न है हनुमान अब्धि मतरद दुष्करम ही महात्मनाम इत्यस्मिन् उदाहरणे अलंकारो विद्यते। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो यहाँ पर है अर्थांतरन्यास
अलंकार। 60वां प्रश्न है खालिस्थान लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति कारक सूत्रस्य पूर्तिम कुरुत। तो क्या होगा यहाँ पर? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। 61वां प्रश्न है कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनुसारम यदि बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति तर्हि वाक्येऽस्मिन् इप्सिततमं किम। कर्ता को जो इप्सिततम होता है, जिसको सर्वाधिक चाहता है कर्ता, वो कर्म होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो उसके अनुसार इस वाक्य में कौन कर्म है? बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति। तो यहाँ पर क्या कर्म है जिसमें द्वितीय हुई है? तो वो हो जाएगा विद्यालयम। 62वां प्रश्न है अपादानादि विशेषै अविवक्षितं कारकं कर्म संज्ञं स्यात् इत्याशस्य कृते पाणिनीय सूत्रम अस्ति। कौन सा सूत्र है जो ये विधान करता है कि जो अपादानी आदि से अविवक्षित हो उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 अकथितम च। इसमें जो 16 धातुओं का भी विधान किया गया है, द्विकर्मक धातुओं का, तो उससे संबंधित ये सूत्र है। 63वां प्रश्न है प्रस्तुतानाम अप्रस्तुतानाम च तुल्यत्वे को अलंकारो भवति। प्रस्तुत और अप्रस्तुत की तुलना जहां पर हो, उनका तुल्यत्व प्रतिपादित किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है दीपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 4। 64वां प्रश्न है रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे कस्य संप्रदान संज्ञाश्चात्। तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, यहाँ पर ये आपको सूत्र याद होगा तो आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा प्रियमाणस्य। जो प्रियमाण हो, जिसको प्रिय करना हो, जो प्रसन्न हो, उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है जब रुचि अर्थक धातुओं का प्रयोग किया जाता है तब। 65वां प्रश्न है ईर्ष्यति असूयति क्रुध्यति इत्येषां प्रयोगे कम प्रति चतुर्थी भवति। तो यम प्रति कोपः, उसके प्रति चतुर्थी विभक्ति होती है। जहां पर ईर्ष्यति असूयति और क्रुध्यति धातुओं का प्रयोग किया जाता है, वहां पर जिसके प्रति कोप हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच इति सूत्रेण विभक्ति शात। कौन सी विभक्ति होती है? तो इससे होती है चतुर्थी विभक्ति। 67वां प्रश्न है कविनाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः इत्यत्र षष्ठी सप्तमी वा केन सूत्रेण कथिता। कौन से सूत्र से यहाँ पर सप्तमी हुई है? तो यहाँ पर हो जाएगा यतश्च निर्धारणम। अगला प्रश्न है यस्य च भावेन भाव लक्षणम इति लक्षणस्य उचितम उदाहरणम। तो यहाँ पर क्या इसका उचित उदाहरण है? रामे वनम गते दशरथः प्राणान तत्याज। तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। राम के वन चले जाने पर लक्ष्मण ने दशरथ ने प्राणों का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है षष्ठी च अनादरे इति सूत्रेण विभक्ति भवति। षष्ठी च अनादरे सूत्र से तो रुदति रुदतः माता गतवती, ये आपको वाक्य याद आया होगा। तो कौन सी विभक्ति होती है इसमें? षष्ठी और सप्तमी। अगला प्रश्न है अनाहवीते कर्तरी करणे च का विभक्ति शात। अनाहवीत जो कर्ता और करण है उनमें कौन सी विभक्ति होती है? तो उनमें होती है तृतीया विभक्ति। और उक्त जो भी कारक होता है उक्ते प्रथमा, उनमें प्रथमा विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदासेन कति नाटकानि विरचितानि। तो ये तो सबको पता होगा, कितने नाटक लिखे गए हैं कालिदास के द्वारा? 3। 72वां प्रश्न है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता इति नामना कथम काव्यम प्रसिद्धम अस्ति। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से कौन से काव्य को जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा रामायण। महाभारत में 1 लाख और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है बृहत्त्रयी काव्यानां प्रणेतारः कवयः सन्ति। बृहत्त्रयी काव्यों के प्रणेता कौन है? तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आ जाएंगे भारवी, माघ और श्रीहर्ष, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। अगला प्रश्न है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 75वां प्रश्न है आतपत्रः इति उपाधिना कः कविः सम्मानितः। तो आतपत्र
भारवी, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 76वां प्रश्न है मृच्छकटिक इति प्रकरणस्य नायिका अस्ति। मृच्छकटिक प्रकरण की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका है वसंत सेना, गणिका वसंत सेना, ऑप्शन नंबर 1। 77वां प्रश्न है अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः इति किं वदन्त्यनुसारेण प्रश्नं कालिदासः कया पृष्टः। ये प्रश्न कालिदास से किसने पूछा किंवदंती के अनुसार? किंवदंती अनुसारेण, किंवदंती के अनुसार। तो किसने पूछा ये प्रश्न? कालिदासस्य पत्न्यः, कालिदास की पत्नी के द्वारा ये पूछा गया। अगला प्रश्न है कवि जगत कस्य उच्छिष्टम कथितम। तो बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, तो ये उक्ति प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दोष्यंतीम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्तरा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धमम शांते करिष्यसि पद्मम पुनराश्रमे अस्मिन्। श्लोको अयम केन उक्तम, किसके द्वारा ये श्लोक कहा गया है? तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। तो किसके द्वारा कहा गया है? काश्यपेन, कश्यप के द्वारा। 80वां प्रश्न है को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति सुक्तश्याम अश्याम हुतवह इति कम प्रति कथितम। ये किसके लिए कहा गया है हुतवह? तो यहाँ पर हो जाएगा दुर्वासा मुनिम प्रति, ऑप्शन नंबर 1। 81वां प्रश्न है हितोपदेशे विभागा सन्ति। हितोपदेश के कितने विभाग हैं? तो हितोपदेश के हैं 4 विभाग, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मित्र भेदः मित्र संप्राप्ति काकोलूकीय लब्ध प्रणाश अपरीक्षित कारकम इति रूपेण विभक्तः नीति कथा संग्रह केन नामना प्रसिद्धः। तो बहुत आसान प्रश्न पूछे गए हैं साहित्य से। किसके भाग हैं ये हैं पंचतंत्र के भाग, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः इति सूक्ति केन काव्येन संबद्धा अस्ति। कौन से काव्य से संबंधित है? तो ये है नीति शतक से संबंधित। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है 2016 या 18 किसी एक जो सेकंड ग्रेड का है स्कूल एजुकेशन वाला, उसमें जो का तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस सूक्ति को आप नीति शतक से ये संबंधित है, इसको आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महाकवि दंडी न रचना न विद्यते। महाकवि दंडी की कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3 वासवदत्ता, सुबंधु के द्वारा रचित है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है समानी वह आकुति खाली स्थान हृदयानी वह मंत्रांशस्य रिक्त स्थानम समुचित पदेन पूरयत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समाना हृदयानी वह। 86वां प्रश्न है यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुषमाद रोदसी अभ्यशेताम नृमणस्य मह्य स जनास खाली स्थान। तो आपको याद आ गया होगा इंद्र के संबंध में हर एक मंत्र में हम पढ़ते हैं सजनास इंद्रः सजनास इंद्रः। इसके अतिरिक्त ये पंक्ति भी बहुत बार पूछी जाती रही है यो जात एव प्रथमो मनस्वान, ये पंक्ति भी विख्यात है, पूछी जाती रही है बार बार। देवो देवान कृतुना पर्यभूषत, तो इस पद्य को तो आप अच्छे से रट लीजिए, ये किस देव से संबंधित है? इंद्रदेव से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रजापति सूक्तस्य देवता विद्यते। प्रजापति सूक्त के देवता कौन है? तो प्रजापति सूक्त के देवता हैं कह। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 88वां प्रश्न है पंडित श्री राम दवे महोदयस्य रचना न अस्ति। तो वाणी लहरी पंडित श्री राम देव महोदय की रचना नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। प्रत्याभरणम, राज्य लक्ष्मी स्वयंवरम, साकेत संगरम, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है पंडित मोहनलाल पांडेयेन विरचितः उपन्यासो अस्ति। कौन सा उपन्यास पंडित मोहनलाल पांडेय के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर पद्मिनी, ये ही सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा।
90वां प्रश्न है यम नचिकेतसो कथा कुत्र प्राप्यते। यम नचिकेता की कथा कहाँ पर प्राप्त होती है? तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, कठोपनिषद के अंतर्गत यम नचिकेता की कथा प्राप्त होती है। 91वां प्रश्न है नचिकेता प्रथम वर रूपेण किम वृणुते। नचिकेता प्रथम वर के रूप में क्या मांगता है? पितुः प्रसन्नताम, पितु की प्रसन्नता, कि मेरे पिता मुझसे पुनः प्रसन्न हो जाएं। अगला प्रश्न है होता विश्वदेव सुकृत विश्वपति इति विशेषणै क देवः स्तुतः। कौन से देव के विशेषण है? तो होता विश्वदेव सुकृतः, ये कहा जाता है अग्नि को। अगला प्रश्न है सम्मोह कस्मात् भवति। तो देखिए, गीता से संबंधित जब हमने अध्ययन किया था तो मैंने आपको बार बार कहा था कि आप इस पद्य को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इससे एक ना एक प्रश्न आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में मिलेगा जहां पर कि गीता सम्मिलित है। तो सम्मोह कस्मात् भवति, सम्मोह किससे होता है? तो सम्मोह होता है क्रोधात्, कामात् क्रोधः संजायते, इस प्रकार का पद्य है। अगर आपने याद कर रखा होगा तो आपको पता होगा, क्रोधात् सम्मोह संजायते। 94वां प्रश्न है नाट्यशास्त्रम केन विरचितम। तो बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा रचित है? भरत मुनि के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 95वां प्रश्न है आचार्येण भर्तृहरिण मौनम इति आभूषणम केषाम जनानाम शोभार्थम कथितम। आचार्य भर्तृहरि के द्वारा मौन किसका आभूषण कहा गया है? किसकी शोभा के लिए ये मौन आभूषण होता है? यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा? अपंडितों का जो मौन है वही आभूषण होता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 96वां प्रश्न है भारतीय संस्कृत्य आधारितेषु चातुर्वर्णेषु देशस्य समाजस्य च रक्षणं कस्य परमो धर्मः कथितः। चतुर्वर्णों में देश की और समाज की रक्षा का जो कर्तव्य है वो किसका परम धर्म कहा गया है? तो क्षत्रिय का कार्य है देश और समाज की रक्षा करना। अगला प्रश्न है भारतीय आश्रम व्यवस्थायाम आपंचविंशति वर्षम कतमः आश्रमः कथितः। भारतीय आश्रम व्यवस्था में आपंचविंशति वर्षम 25 वर्ष तक कौन सा आश्रम कहा गया है? तो पूर्व के जो प्रथम 25 वर्ष हैं उसमें होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। अगला प्रश्न है नीति शतकानुसारम ब्रह्मा कम नरम रंजीतुम न शक्नोति। ब्रह्मा कैसे मनुष्य को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं होता है नीति शतक के अनुसार? तो देखिए, नीति शतक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका अध्ययन हमने चैनल पर किया है। तो अगर आपने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आप इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट में आपको नीति शतक से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। तो कैसे मनुष्य को ब्रह्मा प्रसन्न नहीं कर सकता? तो ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो मनुष्य होता है उसको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 99वां प्रश्न है भारतीय संस्कृत्यानुसारम दैनिक कर्तव्यत्वेन करणीयानि कर्माणि केन नामना कथितानि। दैनिक कर्तव्य करने के जो कर्म हैं उनको किन नामों से जाना गया है भारतीय संस्कृति में? तो वो है पंच महायज्ञ। देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको उत्तर बता रही हूँ वो सारे ऑफिशियल की के अनुसार हैं, जो कि इस पेपर की ऑफिशियल मानी गई है, उसी के अनुसार मैंने यहाँ पर आपको उत्तर बताए हैं। तो आप कोई कंफ्यूजन ना रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 100वां प्रश्न है कुरुक्षेत्रस्य युद्ध दर्शनार्थम महर्षि व्यासेन दिव्य दृष्टि कस्मै प्रदत्ता। कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखने के लिए महर्षि व्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि किसको प्रदान की गई? तो संजय के द्वारा, संजय को प्रदान की गई दिव्य दृष्टि। संजय ने फिर धृतराष्ट्र को वहां पर सारा वर्णन सुनाया कि क्या क्या हो रहा है। तो दिव्य दृष्टि किसको प्राप्त हुई थी महाभारत में युद्ध को देखने के लिए? संजय को। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है पठन कौशलस्य विधि वर्तते। तो शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न प्रारंभ हो गए हैं। पठन कौशल की विधि है अक्षर विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि, कथन विधि, अभिव्यक्ति विधि। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अक्षर विधि। पठन कौशल की विधि है अक्षर विधि। अगला प्रश्न है प्रस्तावना विषयोपस्थापनम तुलना सामान्यीकरणम प्रयोगश्च एषा पंचपदी केन प्रस्तुतः। ये पंचपदी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये हर्बर्ट महोदय के द्वारा
प्रस्तुत की गई है। इसको हर्बर्टी पंचपदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हुआ है। जो संस्कृत स्कूल शिक्षा के 2016 या 18 किसी एक प्रश्न पत्र में ये पुनः पूछा गया है, तो आप हर्बर्ट पंचपदी के बारे में याद रखिए। अगला प्रश्न है, यस्मिन् काव्य विधौ शिक्षकः पूर्वं शब्दानां व्याख्यां करोति ततः परं श्लोकस्य अर्थं कथयति सह विधि केन नाम्ना कथितः। जिस विधि में शिक्षक पहले पूर्व में शब्दों की व्याख्या करता है और उसके बाद श्लोक का अर्थ बताता है, तो कौन सी विधि वो होती है? वो विधि होती है व्याख्या विधि। अगला प्रश्न है, आचार्य भरतानुसारं नाटक मंचनस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। नाटक मंचन का और शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भरत मुनि के अनुसार विनोद जननम, हितोपदेश जननम, विश्रांति जननम, एतानि सर्वाणि। तो इस भरत मुनि के अनुसार ये सभी नाटक शिक्षण के और मंचन के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरणानुवाद विधि यस्मिन् विधौ स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति, सरलात् कठिनं प्रति, ज्ञातात् अज्ञातं प्रति, मनोविज्ञानात् विज्ञानं प्रति इत्यादीनां वैज्ञानिक नियमानां परिपालनं भवति। एषः विधि केन नाम्ना प्रसिद्धः। कौन सी विधि में? व्याकरणानुवाद विधि। तो कौन सी विधि होती है व्याकरणानुवाद विधि? हमने पढ़ा है, यहाँ पर हो जाएगा भंडारकर विधि। 106वां प्रश्न है, यदि शिक्षकः शिक्षणेन सह संवेगात्मक उष्णताम् अपि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षणं भवति। यदि शिक्षक के साथ संवेगात्मक उष्णता भी प्रतिपादित करता है तो ऐसा शिक्षण क्या कहा जाता है? प्रभावी शिक्षण। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भाषण कौशल संपादनाय साधनम विद्यते। भाषण कौशल संपादन का कौन सा साधन है? कथा श्रवणम, पद क्रीड़ा, अभ्यास, पठनम। तो यहाँ पर हो जाएगा अभ्यास। अभ्यास के द्वारा भाषण कौशल को संपादित किया जा सकता है, उसको परिवर्धित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पद्य शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्ना व्याकरण संबंधित भवन्ति। तो देखिए, पद्य शिक्षण की दंडान्वय और खंडान्वय, इन दोनों विधियों को आप अच्छे से अंतर करके याद रखिए क्योंकि इन दोनों विधियों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछा जा रहा है। लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो कौन सी विधि में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो वो हो जाएगा दंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि जो है उसमें जो श्लोक है उसके विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और दंडान्वय में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम वर्तते। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है मानव जीवनस्य सर्वांगीण विकासः। अगला प्रश्न है, कंठस्थाय तुया विद्या कस्या शिक्षण पद्धत्या मूल स्रोतो अस्ति। जो कंठस्थ हो गई वही विद्या है, ये किस शिक्षण पद्धति का मूल स्रोत है? पाठ्यपुस्तक पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, पाठशाला पद्धति, समन्वय पद्धति। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा पाठशाला पद्धति। व्याकरण शिक्षण से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, अधोक्ता विधयः काठिन्य निवारण विधयः इति नामना प्रसिद्धा। उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि। तो एते त्रयः, ये तीनों ही काठिन्य निवारण विधियों के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, उच्चारण शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर काठिन्य निवारण आदीनां जो सोपानानाम अवसरे शिक्षकेन कः विधि अनुसरणीयः। उच्चारण शिक्षण के अवसर पर अनुवाचन, प्रश्नोत्तर, काठिन्य निवारण इत्यादि सोपान जब होते हैं तो शिक्षक को कौन सी विधि का अनुसरण करना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा परिष्कार विधि। 113वां प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकस्य प्रारंभाय छात्राणां पूर्वज्ञानस्य आधारिता प्रश्ना कथ्यन्ते। पाठ्यपुस्तक को प्रारंभ करने के लिए जब छात्रों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो किस नाम से जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 114वां प्रश्न है, भाषण शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल कौन सा है?
तो LSRW आपको पक्के से याद रखना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लास्ट कौन सा है, अंतिम कौशल कौन सा है, राइटिंग, लेखन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये प्रश्न भी किसी परीक्षा में रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिए। भाषा शिक्षण के भाषा कौशल के सोपान हैं, उनको आप अच्छे से क्रम से याद रखिए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण विधिषु एषः विधि न परिगण्यते। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है, अभिनय विधि। तो निश्चित रूप से अभिनय विधि नाटक शिक्षण की विधि है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगमन विधि, निगमन विधि और प्रत्यक्ष विधि, ये तो व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापकेन काव्यमयं वातावरणं कस्यां पाठ योजनायां सृष्टव्यम्। अध्यापक के द्वारा काव्यमय वातावरण का निर्माण कौन सी पाठ योजना के द्वारा करना चाहिए। तो काव्यमय वातावरण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, पद्य पाठ योजनायाम। अगला प्रश्न है, विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमो अस्ति। विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम क्या है, भाषा। 118वां प्रश्न है, सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदा भवन्ति। सामान्यतः अनुवाद के कितने भेद होते हैं। तो अनुवाद के भेद होते हैं 3, त्रयः। अगला प्रश्न है, NCERT इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्यं करोति। किस क्षेत्र में कार्य करती है NCERT। राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्रे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदः, राष्ट्रीय युवा शिक्षण क्षेत्रे, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्षेत्रे। तो यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदः, यही इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 120वां प्रश्न है, अधोक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा या अंग नास्ति। इनमें से कौन सी परीक्षा मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है। शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा, नीलपत्र निर्माण परीक्षा। तो ये ब्लूप्रिंट वाला जो है ये मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सरस प्लस वती सरस्वती इत्यत्र रेखांकित भागस्य संज्ञा शात। जो रेखांकित भाग है इसमें कौन सी संज्ञा हुई है। तो हलो अनंतरा संयोग एक सूत्र है, संज्ञा के संबंध में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद आया हो, कि स्वरों के व्यवधान से रहित जो हल होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हुई है, संयोग संज्ञा। 122वां प्रश्न है, तुल्यास्य प्रयत्नम खाली स्थान रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। देखिए अभी तक हमने 3 प्रश्न पत्र हल किए हैं, एक तो 2016 वाला, 18 वाला जो स्कूल शिक्षा का 2nd ग्रेड का है, और एक ये हम कर रहे हैं संस्कृत एजुकेशन का 2018 का 2nd ग्रेड का। इन तीनों ही परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, सवर्ण संज्ञा से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको संज्ञा से संबंधित जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देखिए, बहुत डिटेल में हमने संज्ञाओं का अध्ययन किया है। तो या तो आप 2nd ग्रेड का एक प्लेलिस्ट है उससे आप संज्ञाओं से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, या संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट में संज्ञा प्रकरण से संबंधित वीडियो है, उसमें भी हमने डिटेल से संज्ञाओं को पढ़ा है। या फिर एक NCERT नामक प्लेलिस्ट है, 9th and 10th की एक पुस्तक है व्याकरण विधि, उसका अध्ययन हमने चैनल पर किया है। तो उसमें व्याकरण विधि पुस्तक में एक चैप्टर है संज्ञाओं से संबंधित, उसमें भी हमने संज्ञाओं का अध्ययन किया है। तो आप उससे भी संज्ञाओं से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत ही सरल शब्दों में आसान तरीके से ये प्रकरण हमने पढ़ा है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इतने बार रिपीट होने के बाद भी अगर आगे कभी परीक्षा में ये प्रश्न आए और आपका गलत हो जाए तो फिर आप पे धिक्कार है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोक्तम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। निम्नलिखित में से कौन सा इत संज्ञा का विधायक सूत्र है। तो आपको अच्छे से देखना है, हलंत्यम जो पहला सूत्र है वही इत संज्ञा का विधान करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये संहिता संज्ञा का विधान करता है, ये प्रत्याहार निर्माण वाला है, ये है संहिता संज्ञा का। एतानी त्रीणी तो गलत हो जाएगा, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1। तो आप एतानी त्रीणी देखकर ऐसा नहीं है कि सारे कर दें, यहाँ पर इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र केवल हलंत्यम है।
अगला प्रश्न है तालवादीषु संभागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच कीदृशः संज्ञो भवति। तो उच्चै उदात्तः, जो तालु आदि के ऊंचे भागों से उच्चारित होता है, ऊर्ध्व भाग से उच्चारित होते हैं, उन सब अचों की कौन सी संज्ञा होती है? उदात्त संज्ञा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 25वां प्रश्न है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उच्चारण स्थानों से संबंधित सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उच्चारण स्थानों से संबंधित प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अध्यापकः अत्याचारः साध्वादेश पित्राज्ञा इत्यत्र रेखांकित स्थानेषु संधिः केन सूत्रेण कृतः। इनमें जो रेखांकित स्थान है वहां पर संधि कौन से सूत्र से हुई है? तो सभी में जो रेखांकित है वहां पर कौन सी संधि हुई है? वहां पर हुई है यण संधि। तो यण संधि का विधान करने वाला सूत्र है इको यणची। अगला प्रश्न है धात्री प्लस ऐश्वर्यम इति शब्दयोः संधि रूपम किम स्यात्। क्या बनेगा यहाँ पर संधि पद होकर? तो यहाँ पर बनेगा धात्रयी ऐश्वर्यम, इस प्रकार से। 128वां प्रश्न है तस्य लोपः इत्यत्र तस्य इति पदेन कस्य बोधो भवति। तस्य से किस पद का लोप बोध होता है कि उसका लोप होता है? किसका? इत संज्ञक का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 6 सूत्र हैं इत संज्ञा का विधान करने वाले, और उसके बाद ये सूत्र आता है तस्य लोपः, कि जिनकी इत संज्ञा हुई है उनका लोप होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न भी तीनों प्रश्न पत्रों में रिपीट हुआ है। इदु देदु द्विवचनम खालिस्थान इत्यत्र रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो इदु देदु द्विवचनम प्रग्रह्यम, इसकी होती है प्रग्रह्य संज्ञा। अगला प्रश्न है आदुपसर्गाद एंगादौ धातौ परे खालिस्थान किम कुर्यात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या होता है? आत उपसर्ग से परे अगर एंग आदि हो तो क्या हो जाता है? वहां पर हो जाता है पर रूप एक आदेश। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है एंग पदांतात अति इति सूत्रेण संधि रूपम स्यात्। देखिए ये पर रूप से, पूर्व रूप से, और ये प्रश्न लगातार तीनों चारों प्रश्न ये रिपीट हुए हैं। तो आपको पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, इनको अच्छे से पढ़ना है, पूरा इनको खोल खोल कर पढ़ना है कि किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जाए तो आपका गलत नहीं हो। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न पूछ रहा है एंगः पदांतात अति इति सूत्रेण संधि रूपम स्यात्। इस सूत्र के अनुसार क्या संधि रूप होगा? तो एंगः पदांतात अति जो सूत्र है ये पूर्व रूप संधि का विधान करता है। तो यहाँ पर पूर्व रूप और अवग्रह चिन्ह आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालये अधुना। अगला प्रश्न है शारिंग्रजयः इत्यत्र रेखांकित स्थले संधि कार्ये सूत्रम प्रवर्तते। जो रेखांकित पद है वहां पर संधि कार्य करने के लिए कौन सा सूत्र प्रवृत्त हुआ है? तो यहाँ पर स्तोश्चुनाश्चु सूत्र के अनुसार संधि हुई है। अगला प्रश्न है उत्थानम इत्यत्र पद सिद्धौ इति उदोदश्य तः केन सूत्रेण सिद्धयति। कौन से सूत्र से ये पद बना है उत्थानम? तो यहाँ पर हो जाएगा खरीच, ऑप्शन नंबर 2। 134वां प्रश्न है झयोः अन्यतरस्याम इति सूत्रेण सिद्धम संधि रूपम स्यात्। झयोः अन्यतरस्याम से हत्व संधि होती है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो जाएगा वाग हरि। अगला प्रश्न है खाली स्थान यही पर सवर्णः इति सूत्रस्य रिक्त स्थान पूर्णम कुरुत्। तो अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 136वां प्रश्न है गवाग्रम इत्यत्र विधि सूत्रम विद्यते। गवाग्रम पद में विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर है अवंग स्फोटायनश्च। इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर संधि हुई है। 137वां प्रश्न है श्रीमत प्लस शरत प्लस चंद्र इति विच्छेदस्य संधि रूपम स्यात्। क्या पद बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बनेगा श्रीमत शरत चंद्र, इस प्रकार का पद यहाँ पर बनेगा। इसमें छत्व होगा, उसके बाद चुत्व होगा, यहाँ पर छत्व का विधान होगा, चुत्व होगा। तो इस प्रकार का निष्पन्न पद यहाँ पर बनेगा।
अगला प्रश्न है चतुरात्रम इत्यत्र विग्रहो अस्ति। चतुरात्रम का विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा चतश्रीणाम रात्रीणाम समाहारः चतुरात्रम। अगला प्रश्न है स्तोकाद मुक्तः। देखिए ये जो है अव्यय भाव से संबंधित, ये भी रिपीट हो रहे हैं। पिछले किसी प्रश्न पत्र में हमने अल्पात मुक्तः वाला उदाहरण पढ़ा था। तो ये जो प्रकरण हमने पढ़ा है संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिलेगा, जहां पर हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में अव्यय भाव समास को पढ़ा है, सारे समासों को डिटेल में पढ़ा है। तो आप समास से संबंधित वो वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि ये डिटेल्ड पूछे जा रहे हैं समास से संबंधित। वहां से पढ़ने के बाद आपके समास से संबंधित सारे प्रश्न सही होंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्तोकाद मुक्तः, इसमें समस्त पद क्या होगा? तो यहाँ पर जो पंचम्यंत है, पंचमी विभक्ति है, उसका लोप नहीं होता और यहाँ पर पद बनता है स्तोकान मुक्तः। अगला प्रश्न है मदर्थम इत्यत्र विग्रहो अस्ति। मदर्थम का विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मह्यम इदम मदर्थम, ऑप्शन नंबर 3। 141वां प्रश्न है धनुष्टंकारः इति संधि कार्ये सूत्राभ्याम क्रमेण प्रवृत्ति स्यात्। इस संधि कार्य में कौन से सूत्र की क्रमशः किस तरह से प्रवृत्ति होती है? पहले कौन सा सूत्र लगता है, उसके बाद कौन सा लगता है? तो इसमें विसर्जनीयस्य सह पहले लगेगा, उसके बाद स्टूनास्तु से पहले विसर्ग के स्थान पर स होगा, फिर स के स्थान पर मूर्धन्य स होगा। तो यहाँ पर जो क्रम है सूत्रों का वो हो जाएगा विसर्जनीयस्य सह और स्टूनास्तु। अगला प्रश्न है विष्णुस्त्राता। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। इत्यत्र पद सिद्धि सूत्रम विद्यते। यहाँ पर पद सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो विसर्जनीयस्य सह से यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स होकर और पद बनता है विष्णुस्त्राता। अगला प्रश्न है सच्चिदानंदोपेंद्र इत्यत्र क्रमेण संध्यः स्यु। तो क्रम से कौन कौन सी संधियां हुई हैं? तो देखिए सबसे पहले हुई है यहाँ पर च्युत्व संधि, उसके बाद जो ये दूसरा अंडरलाइन है यहाँ पर जशत्व संधि हुई है, तीसरा जो है न और द जहां पर मिले हुए हैं यहाँ पर हुई है गुण संधि, आनंद और उसके बाद उपेंद्र। तो द और उ मिलकर ओ हो गए हैं, यहाँ पर गुण संधि हुई है। और पुनः पेंद्र में यहाँ पर भी गुण संधि हुई है। तो क्या क्रम है? च्युत्व जशत्व गुण और गुण। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न पूछ लिए गए हैं आपसे। तो इस तरीके के प्रश्न थोड़े ट्रिकी होते हैं, आपको सावधानी पूर्वक इस तरीके के प्रश्नों को हल करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 144वां प्रश्न है शिवो वन्द्यः इत्यत्र शिवर प्लस वन्द्यः इति विग्रहे कृते रकारम केन सूत्रेण उकारादेशः स्यात्। इसमें जो रकार के स्थान पर उकार हुआ है वो कौन से सूत्र से हुआ है? तो ये हुआ है हशीच सूत्र से। तो अब तक हमने जो 3 प्रश्न पत्र हल किए हैं उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि विसर्ग संधि में हशीच सूत्र और अतोरोर प्लुतात प्लुते सूत्र, इस हशीच से तो तीनों ही प्रश्न पत्रों में प्रश्न आए हैं। इसलिए हशीच सूत्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको पढ़िए, इसके उदाहरणों को अच्छे से समझिए कि क्या ये सूत्र कहता है, क्या ये विधान करता है। थोड़ा सा संक्षेप में यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ। हशीच सूत्र ये कहता है कि अगर विसर्ग से संबंधित जो रकार है उससे पूर्व आकार हो और बाद में हश प्रत्याहार से संबंधित वर्ण हो तो र के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, और पहले जो अ है और उ है ये दोनों मिलकर ओ आदेश हो जाते हैं। तो इसमें शिवो वन्द्यः इस प्रकार के पद बनते हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से आप इसे पढ़ सकते हैं, या सेकंड ग्रेड की जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट है उससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः इति सूत्रेण सिद्धम संधि रूपम स्यात्। ये सूत्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। रोरी, ड्रलोपे, इनसे संबंधित भी प्रश्न एक ना एक प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है। तो विसर्ग संधि को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको 2-3 प्रश्न आराम से परीक्षा में मिलेंगे। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः के अनुसार क्या संधि पद बनेगा? तो यहाँ पर शंभु राजते इस प्रकार का पद बनेगा।
अगला प्रश्न है नृपः ददति इत्यत्र संधि पदम अस्ति। यहाँ पर क्या संधि पद बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा नृपा ददति, इस प्रकार से। 147वां प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। यहाँ पर सूत्र दिए गए हैं, उनके अनुसार जो पद बने हैं क्या क्या होता है तो वो देखना है, तो इनको मैच करना है। तो यहाँ पर छे च से तुकागम होता है, गमो स्वादात अची, इससे क्या होता है? इससे होता है नमुन। हली सर्वेशाम, हली सर्वेशाम से किसके साथ होगा ये मैच? ये होगा सदैव। और वृद्धि रेची हली सर्वेशाम से होगा देवा और वृद्धि रेची से होगा सदैव। तो क्या हो जाएंगे? 4 3 1 2। तो यहाँ पर किसमें है 4 3 1 2? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपको ये सूत्र पता होने चाहिए, क्या ये विधान करते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो आप इनको आराम से मैच कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अव्ययी भाव समासे प्रायेण कस्य पदस्य प्राधान्यम। अव्ययी भाव समास में प्रायः कौन सा पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद का अर्थ की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है महाबाहु इत्यस्य पदस्य विग्रहो अस्ति। महाबाहु पद का विग्रह क्या होगा? महान्तौ बाहु यस्य सः। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और अंतिम प्रश्न है अतोरोर प्लुताद प्लुते इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। देखिए ये प्रश्न भी यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो अतोरोर प्लुताद प्लुते का क्या उदाहरण है? शिवो अर्च्यः। तो इस प्रकार से पूरे 150 प्रश्न हमने कर लिए हैं। प्रश्नों को करने से आपको निश्चित रूप से अब तक ये आइडिया आ गया होगा, क्योंकि 3 प्रश्न पत्र हम हल कर चुके हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं और आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अवश्य ही ये प्रश्न पत्र देखने चाहिए, क्योंकि इनसे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।